एनसीईआरटी की 12वीं की किताबों में कुछ बदलाव हुए। स्वतंत्र भारत में राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हटाए गए, कुछ चैप्टर जोड़े भी गए। तो क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, क्यों हटाया गया, क्यों जोड़ा गया, इसके बारे में समझने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, जो कि भोपाल के जाने माने सुभाष स्कूल में लेक्चरर हैं। इतिहास की आप तो लेक्चरर हैं मैम। तो मतलब हम मोटे तौर से हमारे दर्शक समझना चाह रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कि ये जो किताबें हैं मतलब क्या नया जुड़ गया और क्या हटाया गया। कुछ साल पहले एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी का सिलेबस अडॉप्ट किया था। तो जो एनसीईआरटी ने इस वर्ष रैशनलाइजेशन किया है, बिल्कुल उसी को एमपी बोर्ड ने अपनाया है। जो चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी ने हटाए हैं, वही सब्जेक्ट एमपी बोर्ड ने भी अपने सिलेबस से हटाए हैं। उसी तरीके से इतिहास में भी 3 टॉपिक्स हटाए गए हैं: किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, कॉलोनियल सिटीज़ एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये जैसा रैशनलाइजेशन एनसीईआरटी ने किया, डिट्टो वही एमपी बोर्ड ने अपनाया है। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स मतलब जब भारत के इतिहास की बात होगी तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स की जब बात होगी तो बात मौर्य पीरियड से शुरू होगी। बात चलते चलते मध्यकाल में पहुंचेगी। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत की बात होगी, मुगल इतिहास की बात होगी और मुगल दरबार की भी बात होगी। तो मैडम मुगल दरबार अब है? मुगल दरबार जो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में लिया हुआ था वो अभी हट गया है, तो अभी इस साल तो नहीं है। जैसे आप तो इतने सालों से इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उसमें किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में क्या क्या था और क्या क्या पढ़ाते थे आप? मुगल दरबार के बारे में, उसमें क्या एटिकेट्स होते थे, किस तरीके से हायरार्की थी, प्रोविंशियल अकबर द ग्रेट, अकबर पूरे मुगल्स को वो करके, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कारखाने कैसे थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते थे, ये सारी चीज़ें उसमें थी। अब उसकी जगह क्या है? उसकी जगह कुछ ऐड नहीं किया गया है, उस बस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आपने पहला बोला हमने कि किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। नंबर 2 कॉलोनियल सिटीज़। ये कॉलोनियल सिटीज मतलब जब हम कॉलोनियल सिटीज की बात करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कॉलोनियल सिटी की जब बात होगी तो हम बात करेंगे कि जो उपनिवेशवाद के दौरान मतलब अंग्रेजों के राज के दौरान भारत के ऐसे कौन से शहर थे जो विकसित हुए, जो बड़े शहर के रूप में तब्दील हुए। तो उसमें बात होगी कलकत्ता की, बात होगी कोलकाता की, उसमें बात होगी मुंबई की, उसमें बात होगी दिल्ली की, उसमें बात होगी मद्रास यानी चेन्नई की। इसके साथ साथ उसमें बात ये भी होगी कि जो कुछ जो कोल्ड जब ठंड के समय में अंग्रेजों की राजधानियां जैसे शिमला की भी बात होगी। तो मैम मैं सही समझ रहा हूँ ना? जी। तो जो शहर डेवलप किए अंग्रेज़ों ने, जो अपने सेंटर्स बनाए, पावर सेंटर्स, वो कैसे डेवलप हुए अर्बन सिटीज़ के रूप में, वो उसमें है। प्लस जो और दूसरे शहर हैं जैसे कि व्यापारिक शहर हैं, पोर्ट सिटीज़ हैं, या जो हिल स्टेशंस हैं जो अंग्रेज़ वहाँ पे जाया करते थे, शिमला, मसूरी, इन सारे शहरों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस बारे में इसमें था। इतिहास की 12वीं की क्लास जो किताब है उसमें आपने 3 चीजें बोली थी। तीसरे नंबर पे तीसरा पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का विभाजन। भारत और पाकिस्तान एक दिन के फासले पर अलग अलग जो दो देश बने, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसको लेकर जो टॉपिक था उसको भी हटाया गया। इसमें पढ़ाते क्या थे? इसमें पार्टीशन की वजह क्या थी, उस समय क्या माहौल था, और काफ़ी सारा उन्होंने जोर दिया था जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो उस समय कॉन्टेम्प्रेरी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें क्या उसके बारे में था, ये इसमें दिया हुआ है। इसमें इस तरह के टॉपिक भी थे कि महात्मा गांधी की मौत का देश की सांप्रदायिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये हिस्ट्री में था या नागरिक उसमें? नागरिक शास्त्र में। जी। तो मतलब ये वाले टॉपिक जो महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया पॉलिटिकल साइंस में। एक तीसरे टॉपिक की ओर बात हो रही है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगी। इस तरह का टॉपिक भी ये जो था ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की किताब में था। तो इतिहास की जहाँ तक बात है मैम, मतलब एक जो कोल्ड वॉर की भी बात हो रही थी, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री 12th में है नहीं। अच्छा जी। तो ये कोल्ड वॉर वाला जो है ये पॉलिटिकल साइंस 12th में है। अच्छा। वैसे आपको एक जनरल आइडिया होगा कोल्ड वॉर में क्या मतलब, जो अमेरिका और रूस वो वाला ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो
पोलराइजेशन हुआ कम्युनिज्म और मतलब उसमें, और उसके कंट्रीज़ का जो आपस में जो लड़ाइयाँ थी, लड़ाई तो नहीं कह सकते हैं, जो एक तनातनी थी, तो वो कोल्ड वॉर के रूप में उन्होंने उसको चैप्टर लिया है। एक यूएस हेगमनी की बात होती है। यूएस हेगमनी की बात, तो यूएस ने किस तरीके से सारी मतलब दुनिया के ऊपर अपना एक वर्चस्व बनाया, वो उस बारे में तो ये उसमें टॉपिक भी हट गए। ये पॉलिटिकल में मुझे बहुत अच्छा मैम, एक मतलब चूंकि आप यू आर डॉक्टरेट, आपने रिसर्च की है, आपने डॉक्टरेट की, आपके पास डिग्री है, इतिहास विषय की आप एक्सपर्ट हैं, ज्ञाता हैं, तो ये जो बदलाव हैं एज एन एक्सपर्ट कैसे देखती हो आप? एक्चुअली जो लिया गया था वो ये था कि कोरोना पीरियड में बच्चों के ऊपर जो बहुत मतलब वर्किंग डेज कम हो गए थे, और ये तो उस समय उसको कम किया गया था। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो छोटी क्लास में बच्चे, इनके बारे में इनको जानकारी पहले से ही है। एक तो इसी का तर्क है कि एनसीईआरटी की तरफ से तर्क है कि रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन कि वो पहले से उनको इस बारे में जानकारी है, पार्टीशन के बारे में भी जानकारी है, मुगल उसके बारे में भी, और ये तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया था वो थोड़ा सा बच्चों पे दबाव या भार कम करने के लिए उन्होंने इसको कम किया था। लेकिन एक सवाल दर्शकों के मन में, हमारे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के मन में आ सकता है कि 12वीं क्लास में अगर पहले पढ़ लिया था तो पहले तो आपने सरसरी तौर पे पढ़ा होगा, 12वीं क्लास में आपके मन में, जहन में, आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इन डेप्थ नॉलेज, क्योंकि 11वीं और 12वीं पढ़ने के बाद आप एक सब्जेक्ट जो जब भी आप आते हैं 11वीं में तो आप एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं, आप तय करते हैं कि आपको विज्ञान पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आपको ह्यूमैनिटीज यानी इस तरह के आर्ट के विषय पढ़ना है आपको, या फिर आपको आगे चल के अपना जो करियर है यानी ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स में बनाना है। तो मैं मतलब एक जहन में एक सवाल है कि 11वीं 12वीं में इतिहास की थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज के हिसाब से ये ठीक है? मे बी रैशनलाइजेशन जो टर्म यूज़ हो रहा है, रैशनलाइजेशन में भी ऐड हो जाए अगले साल या इस सब नया उसमें, तो वो वापस उनको बच्चों को होने लगेगी जानकारी उस बारे में, तो ये हो सकता है। हम जो इतिहास मतलब मुझे जो बात समझ में आई है वो पूरी तरीके से हटाया नहीं गया था, वो ये किया गया था कि डिलीटेड फॉर दिस सेशन, ऐसा था जो 22-23, तो मे भी अब अगले सेशन में वो वैसे भी जो हमारा जो इतिहास या कोई भी विषय हो उसमें लगातार तो टॉपिक का जुड़ना हटना ना होता ही रहता है, ये अनवर्स प्रक्रिया है। बिल्कुल ये तो चलता ही रहता है, और चैप्टर्स को अलग तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता है। एक जो अब फोकस है कि सोशल उस पे और उन सारी चीज़ों पे फोकस करके वो भी हिस्ट्री को एक नया तरीके से मतलब प्रेजेंट करने का तरीका है। डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव अगर उसमें मतलब सिलेबस तैयार करने की उसमें कमेटी में होती, बैठी होती हैं अगर आप उस समय, तो ये जो सिलेबस तैयार हुआ इसको मतलब इसकी क्या ग्रेडिंग देती है आप? बच्चों के हिसाब से तो ये मतलब अच्छा है कि उनके ऊपर जो थोड़ा सा भार है वो कम है, तो अल्टीमेटली बच्चों के फायदे के लिए तो अच्छा ही है ये, कि बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया था इस साल। मतलब A++। हाँ, आई थिंक सो A++ इज गुड। A++ इज गुड। डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को A++ की जो ग्रेडिंग दी है, बदलाव बहुत सारे हुए हैं, बदलाव को लेके पूरे हिंदुस्तान में राजनीति हो रही है, एक लंबी फेहरिस्त है एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को लेकर। हालांकि एनसीईआरटी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये पूरा ओवरलैपिंग, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो अप्रासंगिक हो गए थे, जैसे मिसाल के तौर पर आप ही देखिए कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के बारे में चर्चा करना, यूएसएसआर के बारे में चर्चा करना, वो यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसके अलग अलग देश बन गए, तो उसकी चर्चा करना, जैसे इसमें यूएस हेगमनी की बात है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो इसमें सिविक साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, साथ ही साथ कोल्ड वॉर एरा भी इतिहास का वो पन्ना है, दुनिया के इतिहास का वो पन्ना है जो कि अब गुजरे ज़माने की बात है। अब कोल्ड वॉर एरा की बात नहीं हो रही, अब नेटो की बात हो रही है, अब रूस और यूक्रेन की युद्ध की बात हो रही है। जाहिर तौर पर तो एनसीईआरटी का ये तर्क कि ओवरलैपिंग हो रही थी, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो अप्रासंगिक हो गए थे, और जैसा कि डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव कह रही हैं कि वो A++ दे रही हैं, क्योंकि जो जिस तरह से कोरोना का दौर चला, 2 साल तक बच्चे परेशान हुए, कितने समय तक ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को एकदम नया माध्यम था, वो बच्चे जो क्लासेस में आके बैठते थे, जो सीधे सीधे शिक्षक से रूबरू होते थे,
उनकी उसकी जगह उनको ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई तो जाहिर तौर पर बच्चों पर एक नई तरह का स्ट्रेस आया, एक नई तरह का मीडियम उनके सामने था। तो उस ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए इस तरह की एक नई व्यवस्था हुई। जैसा कि डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों की स्ट्रेस, ओवरलैपिंग और कुछ ऐसे सब्जेक्ट की जो इन डेप्थ पढ़ाने की ज़रूरत उस इस वक्त नहीं लग रही। हो सकता है आगे चल के दोबारा फिर एनसीईआरटी इस बात को रिव्यू करे, हो सकता है ज़रूरत महसूस हो दोबारा इन टॉपिक को जोड़ा जाए। फिलहाल ये चर्चा में है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पूरे देश में राजनीति का केंद्र भी बने हुए हैं, इन पर तमाम बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि ये रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण, यानी चीज़ों को आसान बनाने के लिए किसी तरह की ओवरलैपिंग, रेपिटिशन जो बार बार जैसे कहते हैं अपन दोहराव, उसको रोकने के लिए एनसीईआरटी की तरफ से की गई ये प्रक्रिया है। और ऐसी तमाम किताबें हैं, चाहे वो राजनीति शास्त्र की हो, चाहे वो इतिहास की हो, कुछ हिंदी की किताबों में भी बात हुई है, और इस तरह के तमाम बदलाव रैशनलाइजेशन की प्रोसेस के तहत एनसीईआरटी की किताबों में किए गए हैं।